हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूँ पीसीएस जेम्स पे। हम इंडियन ज्योग्राफी के अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है चट्टानें यानी कि रॉक्स रॉक्स एंड द रॉक साइकिल। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे तीन प्रकार की इंपॉर्टेंट जो चट्टानें हमारी होती हैं: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। ये कैसे फॉर्म होती हैं, इनके प्रकार क्या हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरुआत हमारी होने जा रही है चट्टानों के मीनिंग, रॉक्स के मीनिंग के साथ में और उनके इनिशियल क्लासिफिकेशन के साथ। देखिए दोस्तों, रॉक्स जो है वो हमारे धरती की जो सरफेस है उसका सॉलिड पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये दो या दो से ज़्यादा प्रकार के मिनरल्स से मिलकर के बनते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, मिनरल्स जो बनाते हैं रॉक्स को, इनकी कॉम्बिनेशन और इनकी प्रोपोर्शन के कम ज़्यादा होने से अलग अलग प्रकार की रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है, रॉक्स हमेशा सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, भले ही वो सॉफ्ट हों या हार्ड हों, लेकिन वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही होंगे, लिक्विड या गैशियस फॉर्म में नहीं होंगे। ये बड़ी सी आम बात है और आप सभी जानते होंगे इस बात को। ठीक है, तो रॉक्स क्या हैं? दे आर द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मिनरल्स। एग्जाम्पल के तौर पे हार्ड रॉक्स में हम जानते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। ठीक है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एटसेट्रा। सॉफ्ट रॉक्स में हमारी कोयला हो गया, कोयला एक सॉफ्ट रॉक का पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ओरिजिन के आधार पे। रॉक्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी कि जब ये बनती हैं, जब इनका निर्माण होता है, तो उस आधार पे ये तीन प्रकार की होती हैं। द फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो है ये मैग्मा या लावा के ठंडा होने पर जब वो ठंडा हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है। तो वो जो सॉलिड स्वरूप है लावा का, उसी को इग्नियस रॉक कहते हैं। दे आर फाउंड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन लावा या फिर मैग्मा। इतना क्लियर है? दूसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। इनके नाम में ही सेडिमेंट आता है। ठीक है, सेडिमेंट यानी कि आप इसे समझ लें धूल कण हो गए, पार्टिकल्स हो गए। तो जब धूल कण यानी कि पार्टिकल्स या सेडिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रॉक है जो कि टूटी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो पार्टिकल्स विंड और वाटर रन ऑफ के चलते एक जगह से दूसरी जगह जाकर इकट्ठे हुए, सॉलिडिफाई हो गए। उसके बाद दोबारा से वहीं मिट्टी आई यानी सेडिमेंट्स आए, धूल कण आए, फिर उसके ऊपर नई लेयर बनी धूल कणों की। ऐसे लेयर बाय लेयर जो रॉक्स बनती हैं सेडिमेंट्स के डेपोजिशन से, उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन पे, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है जब हीट और प्रेशर के इफेक्ट में आकर एक रॉक कंप्लीटली अपने आप में एक चेंज महसूस करती है। उसका शेप, साइज, कलर और स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आ जाते हैं, तो वो जो चट्टान है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ना रहकर एक नई फॉर्म में आ जाती है, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की चट्टानें हमने समझी। ठीक है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को अगर हम निश्चित हीट और प्रेशर देंगे तो उनकी शेप, साइज और स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, कलर में चेंज आ जाएगा, और वो एक नई रॉक बन जाएंगी जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे और कहेंगे कि इस इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो गया है। इस प्रकार से ये तीन टाइप्स की रॉक का निर्माण होता है। इग्नियस रॉक्स किससे बनती हैं? मॉल्टन मैग्मा से। सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनती हैं? सेडिमेंट्स के डेपोजिशन से। और मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बनती हैं? किसी चट्टान का हीट और प्रेशर में परिवर्तन आ जाए उसके अंदर, उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ रॉक साइकिल की एक डेफिनेशन दे रखी है, उसको अगर आप देखेंगे गौर से तो इसमें लिखा है कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक ऐसी लगातार चलने वाली प्रोसेस जिसमें चट्टान फॉर्म भी होती है, चट्टानों का निर्माण भी होता है, वो टूटती भी हैं और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील भी होती हैं, कन्वर्ट भी होती हैं एक निश्चित पीरियड के अंदर। उसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। तो इसमें क्या क्या हुआ? चट्टानें टूटी, बनी
और ट्रांसफॉर्म हुई हीट और प्रेशर के उसमें प्रभाव में आकर के, जैसे हमने बोला रॉक साइकिल। और ये साइकिल लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहता है, चलता आ रहा है और चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि रॉक्स होती क्या हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे और उनके 3 टाइप के क्लासिफिकेशन देख लिए उनके ओरिजिन के आधार पे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ, जिसमें हम जो हमारी चट्टानें हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ उनके बारे में जानेंगे। जो शुरुआती चट्टानें बनी, शुरू में जब धरती पे चट्टानें बनी वो कैसे बनी उसके बारे में जानेंगे। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। शुरू में जब धरती का निर्माण हुआ, निर्माण के कुछ कई समय तक हमारी धरती आग का गोला बनी रही। ठीक है, उसके ऊपर जो सतह का तापमान था वो 5 से 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड का था और धीरे धीरे करके जो हमारी धरती की सतह है वो मोल्टन मैग्मा के रूप में आ गई। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, जब धीरे धीरे करके धरती ठंडी हो रही है तो जो उसकी सतह पर मौजूद मोल्टन मैग्मा है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर कैरी कर रहा है अपने अंदर, जब वो ठंडा होगा तो ठंडा होते होते वो मैग्मा सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, और सॉलिड बन जाएगा तो सॉलिड बनने के बाद में वो चट्टानों का स्वरूप ले लेगा, जिन्हें हम प्रिमिटिव या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं या इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं, जो अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी। ठीक है, तो हुआ क्या, जब शुरुआत में सरफेस टेम्परेचर 5 से 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसके अंदर धरती के अंदर बहुत हीट थी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस थे जो लगातार रिएक्शन कर रहे थे, इस वजह से एक्सेसिव हीट हमारी धरती के अंदर मौजूद थी। धीरे धीरे करके धरती ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना टेम्परेचर लूज किया, वो ठंडी हुई, कूल डाउन हुई और अभी आते आते उसका जो एवरेज टेम्परेचर है पूरी पृथ्वी का वो 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। सोचिए धरती ने कितना लंबा समय लिया है 5 से 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड के औसतन तापमान तक पहुंचने में। फिर ये जो कूलिंग की प्रोसेस है, इसमें धरती ने भारी मात्रा में हीट बाहर की ओर इजेक्ट करी और वो ठंडी होकर सॉलिड रॉक बन गई, जिसे हम इग्नियस रॉक पे कहते हैं। और ये प्राथमिक प्राइमरी प्रिमिटिव चट्टानें हैं जो हमारी धरती पे बनी। कैसे बनी? वही मोल्टन मैग्मा या लावा के ठंडा होने से। अब इन प्राइमरी रॉक्स या इग्नियस रॉक्स का हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं दोस्तों। जब धरती ठंडी होकर इग्नियस रॉक्स का निर्माण करती है, प्राइमरी रॉक्स इसकी सतह पर बनती हैं, तो ये प्राइमरी रॉक्स किससे बनी होती हैं? लावा या मैग्मा से बनी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये धरती की कूलिंग प्रोसेस के दौरान जो मोल्टन मटेरियल ठंडा हुआ उससे बनती हैं। डेफिनेटली ये भी हमने पढ़ा। इनके अंदर फॉसिल्स मौजूद नहीं होते, इस चीज को आप गौर दीजिएगा। ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं या जो प्राइमरी चट्टानें होती हैं, इनमें फॉसिल्स मौजूद नहीं होते। इसका पहला कारण ये है कि जो प्राइमरी रॉक्स हैं वो जिस समय बनी उस समय धरती की सतह ठोस थी ही नहीं, इनके ठंडा होने से ही ठोस सतह का निर्माण हुआ। तो तब तक जब पेड़ पौधे और जानवर ही नहीं रहे होंगे तो फॉसिल कहाँ से आएगा? दूसरा, इतना एक्सेसिव टेम्परेचर में पेड़ पौधे या जानवर जिनका फॉसिल बनता है वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, वो डिटेरियोरेट हो जाएगा। इसीलिए इनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे इसमें ही, वॉल्केनिक इरप्शंस को लेकर के, क्योंकि मैग्मा और लावा हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। इससे हमें पता चलेगा कि इग्नियस रॉक्स के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन में हम जानते हैं धरती का जो इंटरनल पार्ट है वो बहुत गर्म है। ठीक है, कोर जो है वो धरती की वो बहुत गर्म है। इसके 2 पार्ट हैं, सॉलिड लिक्विड, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये जो हॉट कोर है, इसकी हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशंस में जो आसपास की धरती के अंदरूनी चट्टानें हैं वो पिघलती हैं और पिघल कर के मोल्टन मैग्मा का स्वरूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, जब ये मोल्टन मैग्मा बाहर की ओर आता है और धरती को फोड़ करके उसमें होल करके या फिशर के माध्यम से, दरार के माध्यम से जब धरती से बाहर निकलता है, जिसे हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से जब ये लावा बाहर निकलता है तो ठंडे एटमॉस्फेयर के संपर्क में आकर के ये जो लावा है ये ठंडा होकर
ठोस हो जाता है, जिससे सतह पर इग्नियस रॉक्स बनती हैं। आई बात समझ में? उसी प्रकार से कई बार लावा सतह से बाहर ना आकर के धीरे धीरे सतह के नीचे ही ठंडा होने लगता है और थोड़े समय के बाद में वहीं सॉलिडिफाई हो जाता है। वहां भी इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है। मैग्मा और लावा के बीच में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जब पिघली हुई चट्टानें अर्थ के सरफेस के अंदर हैं, तब तक उन्हें मैग्मा बोला जाता है। और जब वो वॉल्केनिक इरप्शन के माध्यम से बाहर आ जाती हैं धरती की सरफेस पर, वो जो मोल्टन मैग्मा है जब बाहर आ जाता है तो उसे लावा का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो हमने देखा कि वो कैसे कोर की हाई टेम्परेचर से अंदर चट्टानें पिघलती हैं, वो मोल्टन मैग्मा का रूप लेकर के या तो सतह के अंदर ही जम जाती हैं या बाहर एटमॉस्फेयर के संपर्क में आकर के वॉल्केनिक इरप्शन होता है और बाहर आकर के जम जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझने के बाद हमें एक चीज समझ में आई दोस्तों कि हमारी जो इग्नियस रॉक्स हैं वो दो प्रकार की होंगी। इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने क्या क्या जाना अभी कि इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और अभी हमने वॉल्केनिक इरप्शन के माध्यम से ये जाना कि जो मैग्मा बाहर निकलता है वो बाहर आके ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक्स बनेंगी, और सतह के अंदर भी ठंडा हो जाएगा, वहां भी इग्नियस रॉक्स बनेंगी। उससे दो टाइप की इग्नियस रॉक्स जन्म लेती हैं, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं। उससे पहले जरा ये जानिए कि इग्नियस रॉक्स जो होती हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं। ठीक है, ये हार्ड रॉक्स का एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है, ये जो इग्नियस रॉक्स हैं दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड रॉक्स। इनमें फॉसिल प्रेजेंट नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्यों नहीं होता। चौथा पॉइंट, इनमें पोरस ये पोरस नॉन पोरस रॉक्स होती हैं, इनमें पोरोसिटी नहीं होती, इनके अंदर खोखलापन या छेद नहीं होते। ठीक है, ये नॉन पोरस नेचर की होती हैं और इनके अंदर लेयर नहीं पाई जाती, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर इकट्ठा होने से रॉक्स नहीं बनी है। ये एज अ होल पूरा मैग्मा एक साथ सॉलिडिफाई होता है, उससे बनी है। जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे वो लेयर वाली रॉक्स हैं। एक लेयर बनती है, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर आती है सेडिमेंट्स की, ऐसे ऐसे करके उनका निर्माण होता है। तो ये मैग्मा के ठंडा होने से बनी ये हार्ड रॉक्स हैं, इनमें फॉसिल नहीं पाया जाता, ये नॉन पोरस हैं और इनमें लेयर्स भी नहीं पाई जाती। अब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं दोस्तों, इनके दो टाइप मैंने अभी आपको जस्ट बताए थे। एक वो जो धरती की सतह के नीचे मैग्मा ठंडा हो जाता है उससे बनती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। फर्स्ट कॉलम में देखिए। उसी प्रकार से जो धरती के बाहर निकल आती हैं फिशर के माध्यम से या वॉल्केनिक इरप्शन के माध्यम से और सतह पे आकर के जो लावा ठंडा हो जाता है उससे बनती हैं, वो होती हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं उनकी कूलिंग बहुत स्लोली होती है और स्लोली होने की वजह से इनका एक बड़ा क्रिस्टल बनता है जो कि हाईली डेंस और हार्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं वो ठंडे एटमॉस्फेयर के संपर्क में आके बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं, जिस वजह से छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं और इन छोटे क्रिस्टल्स के बनने की वजह से ओवरऑल हार्डनेस और डेंसिटी कम रहती है, लो रहती है। ठीक है, इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। इसको अंदर से निकाला जाता है क्रस्ट को तोड़ करके, जबकि एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है आपका बेसॉल्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। हमने इग्नियस रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके प्रकारों के बारे में एक विस्तृत चर्चा की अभी। अब ये तो हमने बताया कि इग्नियस रॉक्स का निर्माण हुआ धरती के अंदर या बाहर, उससे दो टाइप की इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स बनी जिनकी हार्डनेस और डेंसिटी में डिफरेंस था। अब हम देखेंगे वो इग्नियस रॉक्स जो लावा के नेचर के बेसिस पे बनती हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, लावा दो प्रकार का होता है, एक एसिडिक और एक बेसिक लावा, अम्लीय और क्षारीय लावा।
एसिडिक लावा वो होता है जिसमें सिलिका कंटेंट काफी हाई होता है, ठीक है, जबकि बेसिक के अंदर आयरन और मैग्नीशियम कंटेंट काफी हाई होता है। अब सिलिका कंटेंट ज्यादा होने की वजह से एसिडिक लावा बहुत गाढ़ा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा विस्कस हो जाता है, जबकि बेसिक लावा उतना विस्कस या गाढ़ा नहीं होता, पतला होता है, इसलिए दूर दराज के इलाकों तक बड़ा आसानी से फैल जाता है, जबकि एसिडिक लावा गाढ़ा होने की वजह से ज्यादा फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। और एसिडिक लावा से बननी हुई चट्टानों की पहचान ये है कि इनका जो कलर है वो लाइट शेड में होगा, हल्के कलर की ये चट्टानें होंगी। तो वो इग्नियस रॉक्स जो लाइट कलर्ड होती हैं वो आप देखकर बता देंगे ये एसिडिक नेचर की हैं, क्योंकि आपको पता है वो लाइट कलर्ड हैं। जबकि बेसिक लावा से बनी हुई इग्नियस रॉक्स डार्क कलर की होती हैं, देखकर बता देंगे कि ये डार्क कलर जो है ये बेसिक इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देख लीजिए, इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, रायोलाइट, ये कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं। और आपके संदर्भ के लिए मैंने यहाँ ये भी दे दिया है कि इनमें कौन सी एसिडिक और बेसिक नेचर की होती है, ठीक है, ये आप चाहें तो देख लीजिए, अदरवाइज आप इतने एग्जाम्पल्स भी अपने माइंड में लेकर चलेंगे तो वो सफिशिएंट है। चलिए, अब दोस्तों जो प्राइमरी रॉक सिस्टम भारत में है, यानी कि जो शुरुआती चट्टानें धरती पर बनी, उसमें भारत में जो प्राइमरी रॉक सिस्टम मौजूद है वो कहाँ कहाँ है, किस किस राज्य में फैला हुआ है, वो जरा देखते हैं। देखिए, एक है आपका आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम मेजरली जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां देखने को मिलेगा। एक तो सारे के सारे साउथ इंडियन स्टेट्स, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, और इसके साथ झारखंड और छत्तीसगढ़। मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में, आई रिपीट, मुख्य रूप से मेजरली इन रीजन्स में आर्कियन रॉक सिस्टम पाया जाता है। दूसरा है आपका डेक्कन लावा ट्रैप। ये जो रीजन है ये आपका महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और केरला, इन स्टेट्स में मेजरली या मेनली पाया जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आर्कियन रॉक सिस्टम मींस सारे साउथ इंडियन स्टेट्स प्लस झारखंड, छत्तीसगढ़। इसके अलावा जो मिडिल और वेस्टर्न पार्ट के स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटका प्लस छत्तीसगढ़, ये आपका डेक्कन लावा ट्रैप, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपने ये दो प्राइमरी रॉक सिस्टम्स इंडिया के याद कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स की तरफ। प्राइमरी रॉक सिस्टम का एक पोर्शन था, हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब दोबारा हम वापस जा रहे हैं अपने सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ रॉक्स के, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सेडिमेंट्स के लेयर्ड डेपोजिशन की वजह से बनता है, जिस वजह से इन्हें लेयर्ड रॉक्स भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लेयर्ड रॉक्स, ABCD ऑप्शन दिया जाएगा, आपको सेडिमेंट्री रॉक्स पे क्लिक करना है। तो ये लेयर्ड डेपोजिशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, धूल कण उड़ करके एक जगह इकट्ठे हो गए, ठीक है, नमी के चलते वो आपस में एक दूसरे से जुड़ करके ठोस हो गए, एक लेयर बन गई। फिर थोड़े समय के बाद में दूसरी लेयर जम जाती है, ऐसी धूल कण उड़ करके आते हैं, नदी के बहाव के साथ मिट्टी आ जाती है, बालू आ जाती है, फिर सेकेंड लेयर बन गई, वो ठोस हो गई। इस प्रकार से लेयर बाय लेयर, अलग अलग लेयर्स के फॉर्मेशन से ये सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है, ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स का जो सोर्स था दोस्तों वो क्या था? वो था लावा, वो था मॉल्टन मैग्मा, जिसके ठंडा होने से वो बनती थी। और सेडिमेंट्री रॉक्स का जो सोर्स है वो दोस्तों वो क्या है? वो है सेडिमेंट्स, जो कि कहाँ से आते हैं? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चट्टाने हैं, जो चट्टाने ऑलरेडी मौजूद हैं, वो जब टूटती हैं, पहले उनके छोटे टुकड़े होते हैं, वो छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़ों में, फिर वो छोटे टुकड़े छोटे छोटे महीन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और वो महीन पार्टिकल्स फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। अब ये जो टूटने की प्रोसेस है, इसको ही जनरली हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कह देते हैं,
यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसके सेडिमेंट्स, इसका जो सोर्स है वो आता है वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स से। जो ऑलरेडी मौजूद रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग से आता है। ठीक है। वेदरिंग दो प्रकार से होती है। एक फिजिकल प्रोसेस जिसमें पानी, तापमान, प्रेशर, इनसे चट्टानों का टूटना होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स का बनना होता है। फर्स्ट कॉलम में टेबल की आप देखेंगे फिजिकल प्रोसेस से बनने वाली सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, चॉक और कोयला आता है। दूसरा है केमिकल प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन या केमिकल एक्शन के चलते जो रॉक्स हैं वो घुलने लगती हैं, टूटने लगती हैं और सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। वहां से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है, जिसका एग्जांपल है चूना पत्थर और सॉल्ट रॉक, लाइमस्टोन एंड सॉल्ट रॉक। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम मोटा मोटी ये समझ गए सेडिमेंट्री रॉक्स का बनना कैसे होता है। शुरुआत होती है प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग से, उनके टूटने से। वो टूटती हैं स्मॉल पार्टिकल्स में जिन्हें हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। वो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हवा और पानी के माध्यम से, कहीं और जाकर के इकट्ठे होते हैं और लेयर बाय लेयर इकट्ठे होने से नई चट्टान का सृजन होता है, निर्माण होता है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। गॉट इट। यहां से आपकी सेडिमेंट्री रॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं दोस्तों, इनकी जो लेयर्स होती हैं ये सीधी सीधी लेयर्स ना होकर के साइनसोइडल वेवफॉर्म, अगर आपने देखा हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अगर हो या आपने मैथ्स थोड़ी सी पढ़ी हो, तो साइनसोइडल नेचर की होती है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार बना करके। ये कैसी होती हैं दोस्तों? इस प्रकार की होती हैं। ये देख रहे हैं, ये अलग अलग लेयर्स हैं। ये है हमारी सेडिमेंट्री रॉक जिसमें हमने ये दो लेयर्स देखी। अब ये जो लेयर का उठा हुआ पार्ट है दैट इज एंटीक्लाइन। ठीक है। और ये जो इसका अंदर को दबा हुआ पार्ट है दैट इज सिंक्लाइन। ठीक है। तो ये दो फोल्ड होते हैं सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर के अंदर, जिनको हम एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन कह करके संबोधित करते हैं। ठीक है। ये बताना चाह रहा था इससे मैं आपको। ठीक है। गॉट इट सर। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर का एक फोल्ड होता है, जो कि आपको अभी हाल ही में देखने को मिला। अब सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसके कैरेक्टरिस्टिक का सबसे पहला पार्ट क्या है कि ये अलग अलग लेयर्स से मिलकर के बनती हैं और वो लेयर्स दूर से इजीली विजिबल होती हैं। कभी भी गौर करिएगा, कहीं किसी पार्क में जा रहे हो, किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंटल साइट पे जा रहे हो या गांव देहात में घूम रहे हो, तो आपको जो चट्टानें, जो पत्थर मिलेंगे उनको ऑब्जर्व कीजिएगा। कुछ ऐसी चट्टानें भी दिखाई देंगी जिनमें अलग अलग लेयर्स मौजूद होंगी। दूर से ही वो लेयर्स एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की फॉर्म में दिखाई दे रही होंगी आपको। समझ जाइएगा कि वो सेडिमेंट्री रॉक दिखाई दे रही है। ठीक है। इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, जनरली पाए जाते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के रिमेनेंट से बने होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये कोई आग से या फायर वाली कंडीशन में तो बनी नहीं है। ये तो बस एक चट्टान के टूटने से दूसरी चट्टान का निर्माण हुआ है। इस दौरान पेड़ों की डालियां, लकड़ी, ब्रांचेस, जानवरों की हड्डियां, रेमिनेंट्स, ये सभी हो सकता है कि इन लेयर्स के बीच में दब गए हों, जिससे कि फॉसिल्स का निर्माण हुआ हो। ठीक है। ये सॉफ्ट रॉक्स होती हैं दोस्तों, अनलाइक इग्नियस जो कि हार्ड रॉक्स थी, ये सॉफ्ट रॉक्स होती हैं और इनके अंदर पोरोसिटी पाई जाती है। इनके अंदर छेद, छोटे छोटे या खोखलापन पाया जाता है, जिस वजह से पानी कई बार कुछ चट्टानों में एक तरफ से घुस करके दूसरी तरफ से लीक भी कर जाता है। ये पानी को सोख भी लेती हैं। क्यों सोख लेती हैं? क्योंकि इनमें पोरोसिटी है, इनमें छोटे छोटे छेद हैं। ठीक है। और
ये लगातार बनती हैं सेडिमेंट्री मटेरियल जब थोड़े समय के बाद इकट्ठा होता है, टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है अलग-अलग लेयर्स में। वो सभी चीज़ें आपने पढ़ी पहले से, ठीक है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इनकी वो है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। देखिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बिल्कुल होगा क्योंकि ये कोयले का निर्माण करती हैं, ठीक है? इनमें फॉसिल पाया जाता है इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स का जो बेसिन है, जो एरिया है वहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? जो कि कोयला और पेट्रोलियम हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे कोल डिपॉजिट्स ऑफ दामोदर वैली झारखंड। झारखंड में दामोदर रिवर वैली, दामोदर नदी घाटी के जो कोल डिपॉजिट्स हैं वो हो गए, वो सेडिमेंट्री रॉक रीजन है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर की जो वैली है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ये दोनों एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, ठीक है? मैंने आपको ये बताया कि ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से बनती हैं। एग्जांपल्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्हें दो चार बार देखेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक्स की तरफ, ठीक है? मेटामॉर्फिक रॉक्स को समझने से पहले हम मेटामॉर्फिज्म को समझते हैं। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है अ कंप्लीट चेंज। जब किसी परिस्थिति में पूर्ण रूप से चेंज आ जाए चट्टानों की, जैसे कि उनका शेप, साइज, कलर, उनका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जब चेंज होने लगती हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, आसपास की उनकी जो एनवायरनमेंट है उसका तापमान और प्रेशर जब परिवर्तित होते हैं तो उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर ये भी परिवर्तित होता है। इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और फिर जो नई रॉक का निर्माण होता है दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। गॉट इट? इनके कैरेक्टरिस्टिक को देख लें जरा। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एग्जिस्टिंग रॉक के अंदर स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाना मेटामॉर्फिज्म है। ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में देखने को मिलता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स हार्ड रॉक्स होती हैं, ठीक है? और चूंकि ये हाई टेम्परेचर कंडीशन में बनती हैं इसलिए इनके अंदर भी फॉसिल्स पाए जाने की संभावना नहीं होती, ठीक है? क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में फॉसिल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास प्राइमरी रॉक्स हैं जिनका हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में मेटामॉर्फिज्म हो गया। तो राइट साइड में जो दी गई है ये लेफ्ट वाली कॉलम की प्राइमरी रॉक्स का मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्जन होकर के नया नाम रख दिया गया है क्योंकि नई रॉक का निर्माण हुआ है। जैसे ग्रेनाइट जो थी उसका मेटामॉर्फिज्म हुआ तो वो बनी नीस। बेसॉल्ट के मेटामॉर्फिज्म से बना शिस्ट। लाइमस्टोन से के मेटामॉर्फिज्म से बनी मार्बल, ठीक है? कोई पूछेगा मार्बल किसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है तो आप बोलेंगे लाइमस्टोन का। सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज, शेल से स्लेट और कोल से ग्रेफाइट, ठीक है? इस टेबल को देख लीजिएगा। और यहां हमारा मेटामॉर्फिक का रॉक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों रॉक साइकिल क्या होता है? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें चट्टानों का बनना, टूटना और इनका मेटामॉर्फिज्म का होना पाया जाता है, ठीक है? और ये जो तीनों ही प्रकार की चट्टानें हमने अभी पढ़ी, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये तीनों ही एक दूसरे के निर्माण में इक्वल भूमिका निभाती हैं, ठीक है? यानी कि एक से बाकी दो का निर्माण होता है। इग्नियस जब हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में चेंज हो जाती हैं तो वो मेटामॉर्फिक बन जाती हैं। जब इग्नियस रॉक्स फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस की वजह से टूटकर सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। उसी प्रकार से जब सेडिमेंट्री रॉक्स हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में मेटामॉर्फिज्म फेस करती हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। और ज़्यादा हाई टेम्परेचर को फेस करेंगी तो पिघल जाती हैं जिससे इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है।
वहीं दूसरी तरफ मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर को जब फेस करती हैं तो पिघलने लगती हैं और मेल्ट होकर के इग्नियस रॉक्स बनाती हैं। और बदलते फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस की वजह से ये जब सेडिमेंट्स में टूटती हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। यानी कि ये तीनों एक साइकिल का पार्ट है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बनता है, जिसे हमने रॉक साइकिल का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये पीडीएफ मैं आज रॉक साइकिल की आपके टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप जाकर के उसे पढ़ें और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें उनके नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करते रहें। घटना चक्र से प्रैक्टिस करना ना भूलें। घटना चक्र के सभी क्वेश्चंस को इक्वली इंपॉर्टेंस दे करके प्रैक्टिस करें। जो कमियां हैं, जो गलतियां हो रही हैं, उनको एक अलग शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना करके लिखें और उस शॉर्ट नोट की कॉपी को डेली रिलीजियसली 1 घंटा सुबह बैठ उठ करके 2 घंटा उठ करके रिवीजन ज़रूर करें। दोस्तों, अपनी गलतियों को रिवाइज करने से, टेस्ट सीरीज लगा के उसमें जो मिस्टेक्स हो रही हैं उन्हें रिवाइज करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। पढ़ना केवल 40 से 50% हिस्सा है जो कि मैं आपका कंप्लीट करवा ही रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस और अपनी गलतियों का लगातार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाकर के काम बनेगा। ठीक है, तो घटना चक्र और टेस्ट सीरीज भी साथ के साथ लगाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।